अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हर तरफ एक अफसोसनाक वाक़या जो कि 20 जनवरी को पेश आया, यानी सानेहा साहिवाल केस, इसको डिस्कस किया जा रहा है। इस पे GIT भी बनी और इसके ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार है जो लोगों का, आवाम का, साथ ही साथ बिलखुसूस उस फैमिली का और अपोजिशन जमातों का, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इसी को हम डिस्कस करेंगे। आज एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फुज़ैल असगर की साहिवाल के मुश्तबा इनकाउंटर केस पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक को उन्होंने ब्रीफिंग दी और इस मौके पर एडिशनल होम सेक्रेटरी ने तस्लीम किया कि इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट की कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। एहलकारों को फायरिंग से पहले गाड़ी को चेक करना चाहिए था। इस मुश्तबा इनकाउंटर में 4 अफराद जान से गए। नाज़रीन, गो के पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन लवाहिकीन और अपोजिशन जमातों ने इस GIT पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी पुलिस की GIT की मुखालफत करते हुए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। साथ ही CTD ने इब्तिदा में जब यह वाक़या हुआ था उसमें मरने वालों का ताल्लुक दाइश के दहशतगर्दों से जोड़ा था। हलाक होने वाले एक शख्स को CTD एहलकारों ने जीशान के नाम से शनाख्त किया, जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम से जोड़ा गया और बताया गया कि पुलिस चेकिंग से बचने के लिए जीशान फैमिली के साथ सफर करता था। CTD ने इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए जो है इस गाड़ी को रोकना चाहा। पहले गाड़ी में से फायरिंग हुई, जिसके जवाब में जवाबी फायरिंग में या जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। अब इस बयान को अगले दिन हम देखते हैं कि CTD जो है वो अपनी कहानी बदलती है और कहा कि दरअसल फोर्सेस जीशान का पीछा कर रही थीं। ये दहशतगर्द असलहा से लैस था क्योंकि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार था। ताहम CTD ने खलील, उसकी बीवी और बेटी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। सेकंड डे जो है ये स्टेटमेंट सामने आया। इस पे एडिशनल होम सेक्रेटरी फुज़ैल असगर जो है उन्होंने मजीद स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि जिस गाड़ी में ये लोग सफ़र कर रहे थे उसे एक कैमरे में लोकेट किया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को उसके बाद इन्फॉर्म किया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि दहशतगर्दी के किसी भी मुमकिना हमले से निमटने के लिए तैयार थी, इस अलर्ट पर उन्होंने ये इनकाउंटर किया, ये कार्रवाई की। उनसे पूछा गया कि गाड़ी में से किसने पुलिस पर फायरिंग की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि इसका जवाब GIT देगी। आपको बताएं कि एडिशनल होम सेक्रेटरी ने बताया कि अदील और उस्मान 2 टेरर सस्पेक्ट थे जिनके साथ 13 जनवरी को जीशान को देखा गया और एक फोटो में एक गाड़ी भी नजर आई। तो अदील और उस्मान को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फैसलाबाद में हलाक किया, जबकि जीशान फरार होने में कामयाब हो गया था। उन्होंने मजीद बताया कि अदील का फोन डेटा रिकवर किया गया, जिसमें जीशान की सेल्फी मिली और साथ ही साथ एक सिम कार्ड भी मिली, उसको भी रिकवर किया गया, जिसकी एक्टिव लोकेशन जीशान के घर के करीब पाई गई। तो अब ये जो भी सूरत हाल बनती है इस पे जाहिर है कि जो है आज बहुत ज़्यादा बात हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर आज जो है एक शनाख्ती वाले से भी बात हुई, उसमें समन जारी किया गया था, लेकिन मुतासरा फैमिली के लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे और इसके ऊपर भी उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ व लाहौर इस वक्त अनवार हाशमी मौजूद हैं। अनवार हाशमी, इस पूरे वाक़े को, इस पूरे सानहे को डिस्कस किया जा रहा है और एक अदम इत्मीनान है, एक बहुत अफसोसनाक पहलू है और बात अभी तक ये की जा रही है कि इसमें फ्रेम किए जाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अपेरेंटली जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, जो एनालिसिस है इनिशियली, वो क्या है आपका? ज़ाहिर है कि GIT भी अपना काम कर रही है इस पर। देखिए इमरान सुल्तान साहब, आपके भी कई प्रोग्रामों में हम सानेहा साहिवाल पे, GIT पे बड़ी तफसीली बातचीत करते रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इसको पिक करते हैं कायमा कमेटी के इजलास से लेके और देखते हैं कि क्या नई चीज़ें सामने आ रही हैं और क्यों जो है वो सुराग नहीं मिल पा रहा। अगर तमाम इदारे मुखलिस हैं, रियासत मुखलिस है, मौजूदा मुंतखब हुकूमत इंसाफ के बारे में मुखलिस है, तो फिर क्यों उस लकीर को पीटा जा रहा है। और बार बार जो होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, अब आप देखें कि इसी से मैं आपको नुक्ता बताता हूँ। ये होम सेक्रेटरी साहब ने जो कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी है, सेम ये तीसरी ब्रीफिंग थी। सेम टेप चलाई गई जब पहले मरले पे लाहौर के साफियों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी तो वो फजील असगर साहब ने दी और GIT की रिपोर्ट जो है वो पढ़ के सुनाई और उसके ग्राफिक्स दिखाए। सेम ब्रीफिंग उन्होंने टेप चलाई
पंजाब असम्बली के ऐवान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी और उसके बाद वही सेम चीज़ें रिपीट की। अब तीसरी मीटिंग उन्होंने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी और उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन तीनों ऐवानों में हुए जो मैंने बयान किए हैं, 3 इन कैमरा ब्रीफिंग, तो उसमें पहला जो सबसे बड़ा फॉल्ट था कि जब उनसे होम सेक्रेटरी साहब से क्रॉस क्वेश्चन किए जाते थे, क्योंकि इन कैमरा का मतलब है कि आप खुल के क्रॉस क्वेश्चन के जवाब दें ताकि कोई तयन किया जा सके, तो उनका जवाब यही होता था कि ये GIT बेहतर जानती है। तो सब ऐवानों ने कहा कि क्रॉस क्वेश्चन के लिए GIT के अफसरों को इन कैमरा होना चाहिए था ताकि कोई उसका हल निकाला जा सके कि आपसे गलती कहाँ हुई है या आप गलत बयानी कहाँ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट जो है जिसमें इदारे और रियासत हुकूमत मुखलिस नज़र नहीं आ रही कि होम सेक्रेटरी को तीनों ऐवानों में ब्रीफिंग के लिए भेजा जा रहा है जो कि GIT की तफ्तीश में शामिल ना थे। ये एक बड़ा नुक्ता है। ठीक है। अब जब उनसे उन्होंने तीनों मीटिंग्स में बंद कमरे में तीनों ऐवानों से, जिसमें मैं साफियों की मीटिंग को भी ऐवान कह रहा हूँ, पंजाब असम्बली कायमा कमेटी, तो तीनों में उन्होंने बिल्कुल माजरत की और इस ऑपरेशन को गलत करार दिया। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि ये जो बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है, तो आखिर कोई तयन करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो तयन करना क्या है? 2-3 चीजें तो इन इदारों ने मुखलिसाना तौर पे खुद तयन कर दी। नंबर 1 के CTD ने गलत ऑपरेशन किया, तयन कर लिया गया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया। फिर खलील की फैमिली का कातिल CTD के एहलकारों को करार दे दिया गया, इसका तयन कर लिया गया। अब तयन ये करना था कि क्या वो जो गाड़ी थी क्या वो मुबैना दहशतगर्द थी या आपको पहले ज़ीशान की पहचान थी तो फिर आपने टारगेट किया, तो उसमें गलत बंदे भी गलती से मर सकते हैं। इसका तयन उनके पास कोई जवाब नहीं है कि मरने तक ज़ीशान का तयन हुआ था या नहीं था। अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारे मासूम थे, तो दूसरा तयन ये करना था इन कमेटियों ने, जिसके 3 ये इजलास हो चुके हैं, तो फिर क्या CTD में शामिल एहलकारों के कोई ज़ाती मकासद तो ना थे कि इनको टारगेट किया गया है? अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ज़ाती मकासद क्या हो सकते हैं, वो आम सी फैमिलियाँ थी। तो ऐसे ही कई वाक़यात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आपको याद होगा कि मीडिया पे बार बार एक शहबाज शरीफ का, आबिद बाक्सर का और सब्ज़ादार पुलिस मुकाबला केस आता है। इसी तरह का एक अफसर था जिसके घर में कुछ मुलाजिम काम करते थे, उनके साथ कुछ ऐसा संगीन बात हुई थी कि वो अफसर गुस्से में आके उन पर इल्ज़ाम हुआ कि उन्होंने पुलिस मुकाबला कराया था, जो आज 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद शहबाज शरीफ का नाम भी उसमें आता है और वो इसी तरह पुलिस को और फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया था एक मुबैना पुलिस मुकाबले में। तो उसका ये जो तयन होने हैं ये नहीं किए जा रहे। और आखिरी बात इस मरले में ये करूँगा कि चूँकि इस दफ़ा गिल्टी जो है वो रियासत और रियासत के इदारे हैं, तो इसलिए वो फोरेंसिक जो है उसको प्रॉपर नहीं होने दिया जा रहा। जो मोबाइल डाटा बताया जा रहा है उसका फोरेंसिक पूरी दुनिया में पहले कराया जाता है कि आपका या मेरा जो डाटा निकाला गया है ये कंप्यूटर पे तैयार शुदा है या ओरिजिनल है, तो उसका फोरेंसिक नहीं कराया जा रहा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो असला इस्तेमाल हुआ है, जो लाशों में से अज्जा मिले हैं बारूद के, गोलियों के, वो फोरेंसिक के लिए वो ओरिजिनल असला पेश नहीं किया जा रहा। तो इसके बाद बार बार फजील असगर साहब जो है एक लिखी लिखाई रिपोर्ट जो है वो बंद कमरों में पढ़ के आ जाते हैं और उनका क्रॉस क्वेश्चन जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होता। ये वो खला है जो कि हुकूमत और उसके इदारे जिम्मेदारी से पूरे नहीं कर रहे, जिसके इंसाफ की तह तक पहुंचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और इसकी आज बात की जा रही है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक, इसमें आप मौजूद हैं, इसके मेंबर हैं और आज आपने भी जो है बड़ा टफ टाइम दिया एडिशनल होम सेक्रेटरी को। जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, आपकी कमेटी की क्या ऑब्जर्वेशन रही आज की ब्रीफिंग पर? जी, आज एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब ने जो ब्रीफिंग दी वो पहले तो उन्होंने सारा बैकग्राउंड हमें बताया कि कैसे वो वाक़यात थे जिनके बाद जो है वो तसलसल दिन ब दिन की रिपोर्ट और उसके बाद उसमें जो प्रोग्रेस होती रही और फिर जिस दिन 19 जनवरी को ये वाक़या हुआ
उस वक्त तक क्या डेवलपमेंट्स हुई और कैसे हम वहाँ पहुँचे और कैसे ये सारा वाक़या हुआ। उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर तो बैकग्राउंड में यही बताया कि ये जो लोग थे, ख़ास तौर पे वो एक शख्स जो है ज़ीशान जो कि मारा गया, उसके बारे में कह रहे थे कि वो हमारे लिस्ट पे था और हमारी सर्वेलेंस के निगरानी में था और हमारे पास ऑथेंटिक मुसद्दिक़ इत्तलात थी कि उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है। और कुछ सरगर्मियों का भी उन्होंने बताया जिसमें बकौल उनके वो मुलविस भी था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन हमें रिपोर्ट मिली, ये गाड़ी जो है वो मांगा मंडी के पास जो है नज़र आई, जो साहिवाल की तरफ जा रही थी, और हमने इसको इंटरसेप्ट किया और फिर हमने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ये वाक़या जो है इसका इर्तिकाब किया। इस पर जब उनसे फिर सवालात किए गए कि ठीक है आपके सर्वेलेंस में था तो आपको क्या पता नहीं था कि इसमें बच्चे भी हैं, इसमें ख़वातीन हैं इस गाड़ी में और इनोसेंट लोग हैं जिनका उसके साथ कोई डायरेक्ट कोई दहशतगर्दी के मामलात में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं हमें पता नहीं था, हमारा ख्याल था कि शायद वो खुद है और उसके साथ उसका एक साथी है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हुई तो हमें नहीं पता चला कि गाड़ी के अंदर जो है बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं, जिस पर जाहिर है कि हमने उनको बड़ा मतलब उनके बयानात में जो तजादात थे और जो कंट्रडिक्शंस थी उस पर बात हुई। मसलन उन्होंने कहा कि हमें चूंकि पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर कौन है, इसलिए फायरिंग के नतीजे में बच्चे मारे गए और खातून भी मारी गई। तो हमने कहा कि वो बच्चा तो टीवी स्क्रीन पे मीडिया के सामने ये बात कर रहा था कि मेरे वालिद ने आपकी मिन्नतें की कि हमें ना मारा जाए और हमसे पैसे ले लें लेकिन हमें छोड़ दें। तो कहने लगा कि नहीं वो बच्चा जो है वो तो बच्चा है, उसकी बात का क्या एतबार, उसने बात जो है वो मतलब कहना के मकसद ये था कि उसका बयान गलत था। ठीक है, ठीक जी। उस पर फिर मैंने थोड़ा उसको फिर किया, क्वेश्चन भी किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो उसी वक्त निकला हो और उसके सामने उसके माँ बाप का कत्ल हो गया और वो इतना इंटेलिजेंट हो कि 5 या 6 साल का वो बच्चा है कि वो जो है इतनी बड़ी कहानी घड़ ले कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा ये आप अपनी बात को खुद ही जो है वो मज़ा का खेज बना रहे हैं और वाक़े के जो चशमदीद गवाह होते हैं फौरी तौर पर जो वो बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, कानून उसको बड़ी अहमियत देता है क्योंकि कानून का उसूल यह है कि उस वक्त उनके पास बात को बनाने का या बहाना साजी का या कहानी बनाने का जो है वो टाइम नहीं होता, वो इमोशनली और ट्रॉमा की सूरत में होते हैं और ये बच्चा तो डायरेक्टली था। तो खैर उस पर उन्होंने बात आगे पीछे की। फिर उन्होंने कहा कि जी वो एक मोटरसाइकिल थी और हमें इतला थी कि उसकी तरफ से फायरिंग हुई। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि हम ये केस डेवलप कर रहे हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ फायर में ये लोग मारे गए। वो भी एक मज़ाक़ खेज़ सी बात थी। उस पर मैंने यही क्वेश्चन किया कि 52 या 56 के करीब गोलियां गाड़ी में मारी गई हैं, तो मोटरसाइकिल वाला कहाँ से क्लाशनकोफ लेकर इतनी बड़ी बंदूक लेकर फिर रहा था और अगर आपको पता था कि ये हैं और आप उनको फॉलो कर रहे थे तो मोटरसाइकिल वाले को आप अलग से इंटरसेप्ट करते, उसको अलग से मारते। उसको आपने क्यों मौका दिया कि वो आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर फायरिंग करता? और जो फायरिंग का डायरेक्शन है वो भी गलत है क्योंकि गाड़ी की डायरेक्शन किसी और तरफ थी और मोटरसाइकिल सवार जो है वो सड़क पे एक और डायरेक्शन में था। ये सारी बातें हुई। चारिंग मार्क्स पे बात हुई, जो बर्न मार्क्स होते हैं जहां पे गोलियां लगती हैं, वो भी मतलब कहने का ये है कि गोलियां करीब से मारी गई हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। ये कहते हैं कि नहीं जी हमें नहीं पता था और हमने डिस्टेंस से मारी, तो क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा था कि गाड़ी में कौन है। तो ये सारी जो और वो जो असलहा और वो जो असलहे की बात की गई थी, आतिशगीर मादे की बात की गई थी, जिसमें शुरू में कहा गया था खुद कुछ जैकेट्स की बात की गई थी कि जो इनका दावा था कि वो बरामद की गई, उसके ऊपर क्या पूछा सर आपने? देखें उसके बारे में तो पहले इन्होंने ये कहा कि हम गाड़ी के करीब इसलिए नहीं गए कि हम देख सकें कि इसमें कौन लोग हैं, क्योंकि हमें रिपोर्ट थी कि इन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई हैं और अगर हमारे एहलकार करीब जाते तो वो अपने आप को उड़ा देते और हमारे एहलकारों की जानों का खतरा था, इसलिए हमने उनसे फायर किया दूर से। तो एक तो ये बात गलत इसलिए थी कि बाद में जिस वक्त वो लोग मारे गए तो आपने देखा होगा कि उनकी सीट बेल्ट्स बंधी हुई थी और ये कहना कि सीट बेल्ट बंदे उन्होंने जो है इन पे फायरिंग भी की और खुद को, मतलब सारी कहानी थी, झूठ था। वो सामान जो लेकर गए बाद में कई दिनों के बाद इन्होंने फोरेंसिक्स में खुद कुछ जैकेट 1 या 2 पेश की हैं जो कि नजर आता है कि वो घड़ी गई है, पैडिंग हुई है एविडेंस की और एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया है, यानी एविडेंस क्रिएट किया गया है, एविडेंस था नहीं। उसके अलावा जो बंदूकें जो ये कह रहे हैं असला उनसे बरामद हुआ वो जो है हमने बाद में पेश किया, वो उसमें भी यकीनी तौर पर तजादात हैं क्योंकि ना तो इन्होंने उस वक्त क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया, क्राइम सीन को तो ये ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं अब वो नेचुरली जब तफ्तीश होगी
और जो JIT की रिपोर्ट सामने आएगी उसमें ये सारे मसाइल होंगे, जिनकी बुनियाद पर अगर आप ये समझें कि केस जो है अदालत में उसका सही तरीके से मुकदमा चल सकेगा, तो मैं एक कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूं कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं होगी, क्योंकि उस मुकदमे की जितने भी शवाहिद हैं उनको ये कवर अप कर चुके हैं, उनको ये मिटा चुके हैं। अब इस किस्म की सिचुएशन में हमारा मौकिफ यह था कि आपको ये इंक्वायरी जुडिशियल करवानी चाहिए थी, किसी जज से होनी चाहिए थी। इसका जुडिशियल आपने तकाजा भी किया और साथ में यह भी हुक्म दिया गया है कि वुज़रा ने अपना बयान क्यों बदला। वुज़रा के ऊपर जो बात है, क्या PTI गवर्नमेंट जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किस हद तक, क्योंकि वो आपकी कोलिशन पार्टनर भी है। थोड़ा इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूंगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी मौजूद हैं, और आज की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स में जो ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में जो पोस्टमार्टम हुआ उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सानेहा साहिवाल के हवाले से। बैरिस्टर सैफ और अनवार हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि इतनी हसीमत हुकूमत को इस वक्त उठाना पड़ रही है इस केस को लेकर, इस JIT को लेकर, इतने बड़े बड़े तजादात जो हैं वो हर फोरम पे सामने आ रहे हैं, तो क्यों इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाने में क्या कबाहत है, क्यों नहीं बनाई जा रही? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे ये वाकया हुआ, शायद हुकूमत या तो तजुर्बा नहीं रखती इस किस्म के मामलात को हैंडल करने का, या जो है घबरा गई थी और अजीब सा इनका रवैया था, क्योंकि पंजाब हुकूमत के कई वज़रा ने यके बाद दीगरे ऐसे बयानात दिए जिनमें आपस में तजाद भी था और जिससे लग ये रहा था कि शायद वो इस घनावनी हरकत को जो कि सरजद हो चुकी है उसको कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक बेचैनी भी फैली और एक रिएक्शन भी मीडिया में भी आया और आवाम की तरफ से भी आया। मेरी पहले दिन से ये राय थी और मैंने इस पर ट्वीट भी किया, और हुकूमत के जो लोग हैं जिनसे मेरा राब्ता था उनसे मेरी बात भी हुई कि खुदा के लिए इस वाक़े पर सियासत ना करें। पहली बात, इस पर बयानबाजी बंद करवाएं अपने वजीरों की, और फौरी तौर पर किसी हाई कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में कमीशन का ऑर्डर करें। अगर हाई कोर्ट का जज अवेलेबल नहीं है तो किसी सीनियर सेशन जज की सरबराही में कमेटी बनाएं और फौरी तौर पर उनको तफ्तीश हवाले करके खामोशी इख्तियार कर लें कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मीडिया के सामने आके तकारीर करने का और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का कोई बहुत ही ज्यादा शौक है, जिसका होता यह है कि वो अपने आप पे खुद ही फिर गोली मार देते हैं। और ये सारा कुछ इसीलिए हुआ कि कोई पॉलिसी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। मेरे ख्याल में पुलिस वाले जो इनको फीड कर रहे थे वही बयानात मिनिस्टर साहिबान दिए जा रहे थे, कंफ्यूजन भी फैली। और दूसरी एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, कल मैंने सेनेट में एक मुतालबा किया है और वो मुतालबा ये था कि इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, आइंदा खुदा ना करे लेकिन ऐसे वाकयात का एहतमाल हमेशा होता है। इसके लिए जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वजारत दाखिला का कलमदान किसी ऐसे बंदे को तफवीज करें जो लॉ इन्फोर्समेंट के मामलात का तजुर्बा रखता हो, क्योंकि अपने पास उन्होंने ये कलमदान रखा हुआ है। और ये वही सीन है जैसे कि पिछली हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब ने वजारत खारजा का कलमदान अपने पास रखा हुआ था और वजारत खारजा यतीमों की तरह चल रहा था। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे होगा ये कि अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिस्ट है जो वजीर दाखिला हो, वो कम अज कम इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं करने देगा, और अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है तो उसको प्रॉपर कानूनी तरीके से डील किया जा सकता है। अनवार हाशमी JIT बन गई है जी। सैफ साहब जो है वो भी वही बात कर रहे हैं जो इससे पहले आप भी कर चुके हैं, और बारहा जो डिस्कस हो रही है कि एक तो ये बहुत खतरनाक अंदोनाक हादसा था, वाकया था, और उसके बाद इसको बुरी तरीके से मिसहैंडल किया गया। तो ये जो तजवीज़ है कि फुल फ्लैज एक इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो होना चाहिए, आपके वजारत दाखिला जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वजीर दाखिला क्या की और वजारतें भी ऐसी हैं जो चीज़ों को मिस हैंडल कर रही हैं। उसका आने वाले दिनों में तो सद्दबाब हो सकता है इस तरह की तब्दीली ला के, लेकिन इस वाक़ये का भी तो कहीं पे एंड होना चाहिए। पहली तो एक बड़ी कॉमन सी तजवीज़ है कि ठीक है, अगर मुतमईन नहीं हो पा रहे, बल्कि पूरी आवाम ही इस वाक़े पे मुतमईन नहीं हो पा रही, तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो इसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन जो एक हल है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हमेशा एक बिल्कुल ही गैर जानबदार किस्म के इंसाफ का जो है वो नारा लगाती है, तो वो जुडिशल कमीशन बनाने में क्यों जो है वो मुजाहरा कर रही है सुस्ती का,
या क्या चीज़ उसके उसमें माने है। देखो हकीकत की तरफ आए तो 90% केस तो ये हल हो चुका है कि उसमें से एक ख़ानदान के 3 अफराद को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया गया है और गोलियां चलाने वालों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब एक जिच रह गई है जीशान वाली। जीशान की वालदा कहती है कि ठीक है, आप मान चुके हो कि मेरा बेटा किसी दहशतगर्दी के वाक़े में अब तक मुलव्वस नहीं हुआ, एक मामूली सा कोई लिंक आप निकालते हैं तो आप खुदा के वास्ते वो मर गया है तो आप उसको माफ़ करके ये बता दें कि वो दहशतगर्द नहीं था ताकि मैं बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारूँ। तो देखो कानून में माफ़ी देना भी मौजूद है कि अगर वो ख़ानदान एहलकारों को माफ़ करना चाहे तो वो माफ़ भी कर सकता है, अदरवाइज़ उन्हें खलील की फैमिली की सज़ा तो फिर भी भुगतनी पड़ेगी। तो इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि अब हम तो वकील नहीं है, वरना वकीलों से ज़्यादा दलाइल जो है वो ओपन हो गए हैं इस केस में। अब आप देखें कि आखिरी पॉइंट इस पे एक मुझे सिर्फ मौका दे दें कि अगर वो जीशान जो है वो जा रहा है एक फैमिली को लेके कि जनाब वो दहशतगर्दी का मंसूबा है, पहली तो बात है कि वो शादी किसी और की थी, जीशान को हायर उन्होंने किया, ना कि जीशान ने पहले उनके रिश्तेदारों की शादी रखवाई और फिर पेशकश की कि नहीं आप मेरी गाड़ी पे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जितने नुकात उठा लें तो वो तो बहुत ही क्लियर है कि केस बहुत कमज़ोर है। तो ये जुडिशल कमीशन पे बात ख़त्म होएगी तो जजेस गैर जानिबदार होंगे तो वो जो भी डिक्लेयर करेंगे उनके वालिदैन को, उनके अहल खानों को भी सुकून आ जाएगा और सियासत भी रुक जाएगी। इसके अलावा तो हम कई जुज़ियात पे बात कर चुके हैं। ठीक बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर है कि क्या कि 90% जो केस हल हो चुका है, 10% रह गया और ज़ाहिर है कि उसमें जो फ्रेम जिस तरीके से किया जा रहा है या किए जाने की कोशिश की जा रही है, वल्लाह आलम बिस्सवाब क्या सही है मामला, क्या प्रॉब्लम क्या है, हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही इस वक्त कोई बड़ा कदम लेना? आपके सामने सानेहा मॉडल टाउन भी आपके सामने है जो पंजाब हुकूमत के ऊपर उसके एक ब्लैक स्पॉट है, ये कार्रवाई भी वहीं की, तो क्या दबाव महसूस कर रही है हुकूमत कहीं से? देखें, यकीनी बात है, इसमें कोई शक और शोबे की गुंजाइश ही अब नहीं रही कि पुलिस जो है वो जिस तरीके से ये तफ्तीश कर रही है JIT के कवर में, वो मामले को लटका रही है, इसको डिले कर रही है और उसकी वाहिद वजह यही है कि जो अपने साथी हैं, उनके पेटी बंद भाई हैं, उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं आपको इसमें बड़ी बेसिक सी बात बताऊं कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस में जिस वक्त जुर्म सरजद होता है तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि फौरी तौर पर FIR भी दर्ज की जाए और फौरी तौर पर उसकी तफ्तीश की जाए, क्योंकि जितना आप डिले करते हैं उतना एविडेंस के जाया होने का खदशा होता है, लोगों की मेमोरी फेड हो जाती है और दूसरी जो पार्टी होती है वो गवाहों पर असरअंदाज होने का उनको मौका मिल जाता है। आपने कल भी देखा कि जो लवाहिकीन है उनके वकील ने कल पुलिस में ही बयान, वहां TV मीडिया पे बयान दिया कि मुझे भी धमकियां दी जा रही हैं, उनके लवाहिकीन को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये जो टाइम गेन करने वाला प्रॉब्लम है, इसकी वजह से केस पर मनफी असरात मुरतब होंगे और जब मुकदमा चलने का टाइम आएगा तो ये सारी चीजें फिर लवाहिकीन यानी मकतूलों के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, उनका केस कमजोर होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, एक अजीब सी लॉजिक आज पेश की एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने, वो ये थी कि हमें अंदाजा था, हमें पता था कि ये जीशान जो है ये टेररिस्ट है तो इसलिए हमने उसको मारा। यानी उन्होंने ये बात एडमिट की कि चूंकि वो टेररिस्ट था इसलिए उसको कत्ल करने का इनको कानूनी इख्तियार था। ये बात भी कमेटी ने भी पूछी, मैंने भी पूछी और हमारे चेयरमैन साहब ने भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने पूछी कि चले हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि वो दहशतगर्द था, आपके पास सबूत भी था, तो उसको डायरेक्टली सड़क के ऊपर मारने का इख्तियार आपको किस कानून के तहत दिया गया? क्योंकि दहशतगर्द होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली असैसिनेट कर दें, मार दें, कत्ल कर दें। ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है सर। तो क्या इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब भी JIT देगी? यही बात की जी, अभी JIT तफ्तीश कर रही है और शवाहिद सामने आएंगे, तो वो शवाहिद कब सामने आएंगे? JIT के लिए कोई इन्होंने डेडलाइन भी नहीं मुकर्रर की। JIT परसों गई थी, उन्होंने वहां मुतल्लिका थाने में बैठ के सिर्फ 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, जबकि आज ही इस मीटिंग में नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है सरकारी इदारा है, सरकार का बना हुआ है, उनका वफद भी गया था। उसी दिन उन्होंने कहा हमें कम से कम कोई 150 लोग उस गांव में, करीबी गांव है 100 गज के फासले पे, वहां उन्होंने कहा कि हमें कोई 150 के करीब लोग मिले जिन्होंने ओपनली कहा कि हाँ हमारे सामने ये वाकया हुआ और उन लोगों को गाड़ी के अंदर मारा गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई। पुलिस के और उन लोगों के बयानात में तजाद है, लेकिन अगर आप पुलिस के जरिए इंक्वायरी कराएंगे और वो भी पंजाब पुलिस के जरिए,
तो ये आप यकीन रखें कोई शख्स भी नहीं आएगा गवाही देने के लिए। यानी इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक इसके ऊपर जुडिशियल है वो बने, जैसे कि इस वक्त हर जगह से कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब की स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स को ब्रीफिंग, और ये ब्रीफिंग थी साहिवाल साहने के हवाले से, जिसमें अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अनवार हाशमी साहब, जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी बड़ी कीमत अदा की, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो। हमारी तारीख इस वक्त हज़ारों नौजवानों की, हज़ारों जवानों की, फौजी जवानों की, हमारी मिलिट्री फोर्सेस, हमारी अवाम जो है दहशतगर्दी का शिकार हुई। ऐसे में इस तरह के वाक़यात का फौरी तौर पर दाइश जैसी तंजीम से जोड़ देना, उसे इंटरनेशनली क्या मैसेज जा रहा है कि जो हमने खुद यहां से हमारी फोर्सेस ने या हमारी तरफ से इस सीटीडी की कार्रवाई में हुआ, कितना एक बुरा मैसेज गया होगा कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग, इस तरह के ऑपरेटर्स और इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप समझते हैं कि ये मामला जो है ये इसका कोई कंक्लूजन होगा, इसमें सजा मिलेगी कल्प्रिट्स को, या आगे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो फिर दीद तक चलेगी बात और फिर जो है वो केस दाखिली दफ्तर हो जाएगा या कंक्लूड हो जाएगा? अनवार हाशमी साहब जी, देखिए, अलमिया यही है कि मौजूदा हुकूमत भी बिल्कुल वही टैक्टिक्स और वही कमज़ोरियाँ शो कर रही है जो गुज़श्ता हुकूमत को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया मुख्तलिफ वाक़यात में, पुलिस मुकाबलों में, सानिया मॉडल टाउन में, बिल्कुल सेम वो टेप जो है वो रिपीट हो रही है। तवक्को कुछ और की जा रही थी, जो उस तवक्को पे ना ही सूबाई हुकूमत पूरी उतरी है और ना ही वफाकी हुकूमत पूरी उतरी है। दाश को बारे में हमारा एक इंटरनेशनली मौक़िफ़ है, हमने बार बार बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रूफ किया है कि यहाँ ना कोई दाश का जो है वो नेटवर्क है और ना ही कोई खुफिया ठिकाने हैं। इतनी गैर तजर्बाकार और गैर जिम्मेदार हुकूमत कि सिर्फ अपने चंद एहलकारों को बचाने के लिए पहला फतवा भी यही दिया, और इवन कि हमारे तो सूबाई वज़ीर इत्तलात ने ये तक कह दिया कि खलील की फैमिली का पूरा एक जो नेटवर्क है वो उस दाश के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसी को इतना तजर्बा नहीं है, आम बंदे को तजर्बा है कि अपने मुल्क के लिए हमने ये नहीं बोलना क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ नहीं है। तो ये तो एक ब्लंडर हुआ। उसके बाद आप देख लें कि वही जो बात आ जाती है ज़ीशान पे कि सैफ साहब बेहतर समझते हैं, फैसलाबाद में उनके ठिकाने से जो मरने वाले थे एक स्टाम्प पेपर निकला, उसमें इस गाड़ी का नंबर था कि शायद उस मरने वाले दहशतगर्द ने ये गाड़ी ली थी। उसको ट्रेस करने की सारी कहानी है। ट्रेस करते हुए पहले JIT बताती है कि लाहौर के कच्चा जेल रोड पर ये गाड़ी तक हम पहुंच गए, हमने गाड़ी को नहीं पकड़ा। फिर वो उसी गाड़ी से इस ऑपरेशन से एक दिन पहले 17 और 18 तारीख को एग्जैक्ट ज़ीशान की गली में पहुंच जाते हैं। तो JIT के ये फजील साहब बताते हैं कि गाड़ी हमने देख ली, मगर चूँकि वहाँ पे लोग थे तो हमने एहतियात की, हम इसको वॉच करते रहे। अब आगे चलें कि वो दिन आ जाता है, वो गाड़ी में वो पहले फैमिली बैठती है, ख़वातीन बैठती हैं, शादी के बैग रखे जाते हैं, फिर वो गाड़ी को वॉच कर रहे हैं और वो गाड़ी फिर कहते हैं फजील साहब के अचानक गलियों में गायब हो जाती है। CTD एक दहशतगर्द की गाड़ी को वॉच कर रही हो और कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई मिसाइल नज़र आ रहे हैं ना कुछ नज़र आ रहा है, उसको पकड़ नहीं रहे। फिर वो अचानक मांगा मंडी के टोल प्लाजा से एक ऐसा दहशतगर्द कि ये टोल प्लाजे के टोकन भी देता जा रहा है, कैमरों से भी गुजरता जा रहा है। लाहौर से बूरे वाला तक कितने देहात हैं कि अगर दहशतगर्द बारूद की गाड़ी ले जाए तो वो टोल प्लाजे से उससे गुजरना नहीं पड़ेगा, वो देहातों से गुजर के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, एक तो इन्होंने अपने मुल्क का नाम बदनाम किया, अपने नज़रियात का इनको पता नहीं है कि जो गवर्नमेंट के ओहदों पे होते हैं उन्हें कौन सा मौक़िफ़ देना होता है कौन सा नहीं देना होता। तो एक नाकामी तो है, मैं समझता हूँ कि समेटना ही नहीं आ रहा। समेटना भी कोई मुश्किल नहीं है,
इसको समेटना तक नहीं आ रहा, तो वो तो एक लंबी कहानी है कि कहाँ कहाँ नाकामी हुई है और कहाँ कहाँ बदनामी हुई है। बैरिस्टर साहब, कितनी जारे के एक स्टांस है हमारा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का, दाइश का कोई नेटवर्क नहीं, कोई उनके फैसिलिटेटेड नहीं, और इस वाक़े को जोड़ा गया, नथी किया गया दाइश के हवाले से। कितनी बड़ी बदनामी पाकिस्तान के लिए। नंबर 2, ये उस्मान बुज़दार साहब ने कल फरमाया कि 72 घंटों के अंदर जो हमने काम किया इस वाक़े के बाद, वो बड़ा तारीखी है, बड़ा मिसाली है। तो ऐसा क्या मिसाली काम कर लिया उन्होंने? मिसाली काम अभी तक तो यही है कि अब तक जो नैरेटिव हुकूमत का था कि दाइश का पाकिस्तान में वजूद नहीं है, उस नैरेटिव से मुकर कर अब ये कह रहे हैं कि दाइश पाकिस्तान में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत सरगर्मी से अपनी दहशत गर्द कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। और इस हद तक है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको अनअर्थ नहीं कर सकते, उनकी साजिशों को बेनकाब करने की पोजीशन में नहीं है। ये इन्होंने किया। दूसरा, आज उन्होंने एक और बड़ी अजीब सी बात की कि इन दहशत गर्दों को एक शख्स जो कि अदील नाम का था, जिसके नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जिसको कुछ दिन पहले मार दिया गया, उसके बारे में कहते हैं कि उसको अफगानिस्तान से कॉल्स आती थी और अफगानिस्तान से मैसेजेस आते थे कि आप ये एक्टिविटी करें और ये एक्टिविटी करें। पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एहलकारों को हमने बुलाया था कुछ अर्सा पहले और उनसे हमने कहा था कि जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को मैनेज करने की कॉलें आती हैं, इनके बारे में आप क्यों नहीं स्टेप्स लेते, इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो हमें उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बयान दिया था कि हमने उनको बिल्कुल कंट्रोल किया और अफगानिस्तान के नंबरों से अब पाकिस्तान के करीबी सरहदी इलाकों में तो कोई कॉल अगर आ गई तो आ गई, लेकिन अंदरूनी पाकिस्तान कोई कॉल नहीं आ सकती। लेकिन आज ये एडमिट कर रहे हैं कि कॉलें लाहौर और फैसलाबाद और साहिवाल तक कॉलें आ रही हैं। तो ये तजादात जो हैं, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर कोई बहुत बड़ी खामी है, और वो खामी ये है कि किसी इदारे की किसी दूसरे इदारे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई रब्त और हमआहंगी नहीं है, और फिर हुकूमत बिल्कुल कट ऑफ है इन तमाम एक्टिविटीज से। हुकूमत जब कोई काम बिगड़ जाता है तो आकर वहां बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा के बयानबाजी शुरू कर देते हैं कभी, और हर इशू को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। तो ये वो सबसे बड़ी नाअहली है कि जिसकी वजह से आज हम सिर्फ इस वाकये को नहीं, कई और वाकयात को भी भुगत रहे हैं। ये रावण वार के वाकयात देख लेना, वो तो रिकॉर्ड पे है, उसने कितने लोगों को मारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद आज भी आप और मैं, देखें मैं सेनेट का मेंबर हूं, मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक सिपाही मेरी हिफाजत के लिए नहीं है, मांगू भी तो नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन रावण वार के आगे पीछे 200 बंदे फिर रहे होते हैं। तो जो गुंडा और कातिल होता है उसको यहां प्रोटोकॉल मिलता है, जो कानून को वायलेट करता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है, और जो अवाम है उनका यह हाल है कि उन्हें सड़कों पे बच्चों के साथ मार दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, सिर्फ इतनी एक इल्तिजा हुकूमत से कि सानिया साहिवाल के हवाले से जो भी वाक़या है, ये इसको जो है कंक्लूजन की तरफ पहुंचाएं, इससे इंसाफ करें, क्योंकि इंसाफ ना हुआ तो मजलूमों की आह लगेगी। पिछली हुकूमत के दामन पे एक दाग सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका तो नाम ही इंसाफ के ऊपर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त हुकूमत की। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।